हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज फिर से मैं जीके का सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है प्रतिदिन जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज जीके का सेशन है। दोस्त, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जामों के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा सेशन चल रहा है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कृपया फटाफट हमारे सेशन को शेयर कर दें, ताकि जितने भी फ्रेंड हैं अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्त, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है दोस्त? वह है राजा राम मोहन राय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो वह है राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजा राम मोहन राय। साथ ही दोस्त, बात आई राजा राम मोहन राय, तो इनके बारे में जो फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज का भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की है। कब दोस्त? 1828 में। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, वेदांत कॉलेज, जो वेदांत कॉलेज है, उसका स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है दोस्त। साथ ही राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया? तो दोस्त, जो राजा को उपाधि दिया था वो दिया था अकबर द्वितीय। तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। राजा मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो दोस्त, जैसा कि अभी बता चुके हैं, राजा मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने प्रदान की थी दोस्त? वो थे अकबर द्वितीय। कौन थे दोस्त? अकबर द्वितीय। तो इसका आंसर क्या है? अकबर द्वितीय। और राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। मुगलों के अधीन राज्यपाल को क्या कहा जाता था? तो दोस्त, जो मुगल उसके अधीन जो उसके कार्यरत जो राज्यपाल थे, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था उसमें सूबहादार। क्या दोस्त? सूबहादार। तो आप ध्यान रखिएगा, मुगलों के अधीन राज्यपाल को क्या कहा जाता था? सूबहादार। साथ ही दोस्त, बात आई मुगल, तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर। कौन है दोस्त? बाबर। आप ध्यान रखिएगा, जैसे मुगल वंश के जितने भी इंपॉर्टेंट शासक हैं, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी जितने भी हैं वो मुगल वंश के महत्वपूर्ण शासक है। तो आप ध्यान रखिएगा, मुगलों के अधीन राज्यपाल को क्या कहा जाता था? वो था सूबादार। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। अकबर ने अपने जीवन काल में सर्वप्रथम समुद्र कहाँ देखा था? तो दोस्त, अकबर जो थे वो अपने जीवन काल में सर्वप्रथम समुद्र कहाँ देखा था दोस्त? वो देखे थे कैम्बे। आप ध्यान रखिएगा, कैम्बे जो है वहाँ पर अकबर ने अपने जीवन काल में सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। ठीक है दोस्त, बात है अकबर। तो अकबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये मुगल वंश के शासक थे। और किनके बेटे थे दोस्त? ये थे हुमायूं। अब ध्यान रखिएगा, हुमायूं के बेटे थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कैम्बे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? वह है S.N. बनर्जी। क्या दोस्त? S.N. बनर्जी। तो आप ध्यान रखिएगा, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? S.N. बनर्जी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय केसरी समाचार पत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय केसरी समाचार पत्र का प्रतिपादन जो किया गया, ये किसके द्वारा किया गया दोस्त? ये किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक था उन्हीं का समाचार पत्र था केसरी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बाल गंगाधर तिलक। साथ ही दोस्त, ये किस भाषा में संपादित हुआ था? तो ये मराठा में। आप ध्यान रखिएगा, मराठा भाषा में संपादित हुआ था। साथ ही दोस्त, बात आई बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी माना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है, तो वह है बाल गंगाधर तिलक। साथ ही दोस्त, इनका जो एक महत्वपूर्ण नारा है, जैसा कि
कि आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय चलाया गया था। जन्म सिद्ध हमारा अधिकार जो है, इस जन्म हमारा सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। माफ कीजिए दोस्त, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इन्हीं का नारा था, क्या था दोस्त? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये किसका नारा था? ये था बाल गंगाधर तिलक का। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। किस हड़प्पा शहर को कलाकारों और शिल्पकारों का शहर कहा जाता है? तो दोस्त, जो चंदहुद्रो शहर है उसे हड़प्पा शहर को कलाकारों और शिल्पकारों का शहर कहा जाता है। क्यों दोस्त? क्योंकि यहाँ से काफ़ी जो बड़े बड़े शहरों के साक्ष्य मिले हैं, जो कलाकारों के जो कलाकृति है, जो शिल्पकारी है, उसका साक्ष्य मिला है। तो आप ध्यान रखिएगा, किस हड़प्पा शहर को कलाकारों और शिल्पकारों का शहर कहा जाता है दोस्त? वह है चनहुदड़ो। साथ ही दोस्त, बात है हड़प्पा, तो हड़प्पा के बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो कौन सी है? सबसे बड़ी सभ्यता, माफ कीजिए दोस्त, सबसे बड़ी सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। परंतु आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो कौन सी है? वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता। जैसा कि आप सभी जानते हैं उस समय 4 सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। अभी आप जिसे मेसोपोटामिया पहले था, अभी वर्तमान में उसका नाम क्या है? ईरान। आप ध्यान रखिएगा, ईरान को ही मेसोपोटामिया का सभ्यता कहा जाता था। तो आप ध्यान रखिएगा, किस हड़प्पा शहर को कलाकारों और शिल्पकारों का शहर कहा जाता है? तो वह है चनहुद्रो। कहाँ दोस्त? चनहुद्रो। आप ध्यान रखिएगा, यहीं से एक साक्ष्य मिला है जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अक्सर एग्जाम पूछे जाता है कि भागते हुए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? ये मिला है चनहुद्रो से। क्या दोस्त? भागती हुई बिल्ली का पीछा करते हुए जो कुत्ते का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से। तो इसका आंसर क्या है? चनहुद्रो। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। मेयो कॉलेज कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्त, मेयो कॉलेज कहाँ शुरू किया गया था दोस्त? ये किया गया था अजमेर में। कहाँ दोस्त? अजमेर में। आप ध्यान रखिएगा, मेयो कॉलेज जो है कहाँ शुरू किया गया था? अजमेर में। इसका आंसर क्या है दोस्त? अजमेर। क्यों दोस्त? कि जो लॉर्ड मेयो थे उसी के नाम पर यहाँ पर एक कॉलेज का स्थापना किया गया। अब बात आई दोस्त मेयो, जैसा कि हम लॉर्ड मेयो के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नरसंहार करने वाला गवर्नर जनरल किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मेयो। और साथ ही साथ सर्वप्रथम जो जनगणना हुआ था भारत की वो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अजमेर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। शारदा अधिनियम में क्रमशः लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु सीमा कितनी निर्धारित की थी? तो दोस्त, जो शारदा अधिनियम था उसमें लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु जो सीमा निर्धारित की गई थी वो की गई थी 14 और 18। लड़कों का 14 और लड़कियों का 18। अब ध्यान रखिएगा, शारदा अधिनियम में जो लड़कों की सीमा जो निर्धारित की गई थी शादी की वो की गई थी 14 और लड़कियों की 18। तो आप ध्यान रखिएगा 14 और 18। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? तो दोस्त, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ जिसे हम सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, इसका जो नेतृत्व कानपुर से किया गया था किसके द्वारा दोस्त? वो थे नाना साहेब। आप ध्यान रखिएगा, 1857 का विद्रोह कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बात की जाए झांसी से, तो झांसी से किसने किया था? झांसी से तात्या टोपे। बात की जाए बिहार से, तो बिहार के जगदीशपुर से किसने दोस्त? वीर बाबू कुंवर सिंह। बात की जाए अवध से और लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो जितने भी फैक्ट हैं 1857 के क्रांति के बारे में ध्यान रखिएगा, इसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। और उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल या वायसराय मान लीजिए कौन था दोस्त? वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नाना साहब। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से किस प्रकार अलग है? तो दोस्त, भारतीय संसद प्रणाली जो है ब्रिटिश संसद प्रणाली से जो अलग है वो किस प्रकार से अलग है? ये है कि
न्यायिक समीक्षा की प्रणाली से। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद प्रणाली में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली अपनाई गई है, परंतु ब्रिटिश संसद में इस प्रकार की प्रणाली नहीं है। तो इस प्रकार से जान लीजिए कि न्यायिक समीक्षा की जो प्रणाली है, इसके कारण ही भारतीय संसद ब्रिटिश संसद से अलग है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? न्यायिक समीक्षा की प्रणाली। न्यायिक समीक्षा की प्रणाली की अवधारणा कहाँ से ली गई? ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त, भारतीय संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्त? हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान सभा की जो केंद्रीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ ही दोस्त, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। भारत की सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्त, भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? वह है संसद के पास। आप ध्यान रखिएगा, जो सांसद है उसके पास सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है सांसद। ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर 34 है, जिनमें से 33 न्यायाधीश अब +1 मुख्य न्यायाधीश। अभी ध्यान रखिएगा कि अभी जो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितनी है? तो वह है 34। पहले था कुल मिलाकर 31, जिसमें था 30 गो न्यायाधीश और एक था मुख्य न्यायाधीश, परंतु अब इसकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई 34, जिसमें से 33 गो है न्यायाधीश और एक है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो शक्ति है किसके पास है? यह है संसद के पास। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्त, भारत में सर्वप्रथम जो नगर निगम स्थापित किया गया था, ये किया गया था मद्रास। कहाँ दोस्त? मद्रास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में इसका नाम क्या है? चेन्नई। तो चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास था, तो वहीं पर सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मद्रास। साथ ही दोस्त, नगर निगम स्थापित करने का जो संशोधन है, किस संशोधन के तहत है? तो यह है 74वां संशोधन। आप ध्यान रखिएगा, नगर निगम के बारे में जो प्रक्रिया दी गई है, किस संशोधन के द्वारा दी गई थी? तो यह है 74वां संशोधन। साथ ही दोस्त, पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो ये था 73वां संविधान संशोधन। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? मद्रास। और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? ये लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिला में। कब दोस्त? 1959 में। आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछे कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी और कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में? नागौर जिले में। और कब दोस्त? 1959 में। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्त, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय अंतर्गत आता है दोस्त? यह है संस्कृति मंत्रालय। आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्त, अब वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति मिनिस्टर कौन है? वह है प्रहलाद सिंह पटेल। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। किसे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के चुनाव में वोट देने का अधिकार है? तो दोस्त, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव में वोट देने का अधिकार है, वो किसके पास है दोस्त? तो यह है राज्य विधानमंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। आप ध्यान रखिएगा, जो राज्य विधानमंडल होता है, उसके जो नीचे सदन होते हैं, उसके निर्वाचित सदन। अब निचले सदन की बात की जाए दोस्त, तो निचला सदन कौन है? तो निचला सदन राज्य में कौन होता है? तो निचला सदन जो होता है राज्य में, वो होता है कौन सा दोस्त? विधानसभा। आप ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा होता है निचला सदन और राज्यसभा होता है उच्च सदन। तो उसी प्रकार से राज्यों में क्या होता है? विधान परिषद होता है उच्च सदन, और जो विधान सभा होती है वो होती है निचला सदन। तो आप ध्यान रखिएगा, राज्य विधानमंडल में निचले सदन को, जो विधानसभा होते हैं, उसके निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव में वोट देने का अधिकार रखता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त?
राज्य विधान मंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में शुरू की गई? तो दोस्त जिसे बोलते हैं PIL, तो जनहित याचिका की जो अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में शुरू की गई? ये अमेरिका में। आप ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम PIL प्रक्रिया किस देश में शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी हाँ, तो दोस्त मैं बता रहा था कि ये प्रक्रिया कहाँ शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी अमेरिका में। और दोस्त जिसमें PIL लागू हुआ था उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, या PIL में जो इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्त? उसका नाम क्या था? PN भगवती। जैसा कि 2 दिन पहले वाले वीडियो में ये प्रश्न मैंने डाला था कि PIL लागू होते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे PN भगवती। तो आप ध्यान रखिएगा, जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में शुरू की गई थी? अमेरिका में। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18। बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय ढांचा में क्या शामिल थे? तो दोस्त बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज से संबंधित है, इसके जो त्रिस्तरीय ढांचा था, जिन्होंने त्रिस्तरीय ढांचा को बताया था, उसमें क्या शामिल थे दोस्त? तो ग्राम, ब्लॉक और जिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी जो ग्राम, ब्लॉक और जिला शामिल है। तो बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय ढांचा में क्या शामिल थे दोस्त? ग्राम, ब्लॉक और जिला। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ग्राम, ब्लॉक और जिला। साथ ही दोस्त मैं बता चुका हूं कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, फिर से रिवाइज कर लें। मैं बताना चाहता हूं तो आप लिंक करके पढ़िए, क्योंकि लिंक करके पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा। जब भी कोई सवाल आता तो उसे लिंक कीजिए कि हाँ इससे संबंधित कौन कौन सा सवाल एग्जाम में बन सकता है, तो उसे जोड़ लें। जैसा कि अभी बलवंत राय मेहता समिति की बात आई थी, तो पहले मैं बता चुका हूँ कि त्रिस्तरीय ढांचा पर आधारित है। सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में। इससे ही संबंधित मैंने प्रश्न बताया था कि किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो 73वां। साथ ही नगर निगम की बात की गई थी, तो सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? चेन्नई में। तो कृपया आप जब पढ़ते हैं तो लिंक करके पढ़िए। जब भी कोई प्रश्न आता है तो उससे जितने भी प्रश्न होते हैं रिलेटेड बनने वाले एग्जाम में, उसे भी जोड़ें, उसे भी देखें। इससे क्या होगा कि आपको अधिक फायदा होगा और आपको अधिक जानकारी भी होगा। तो कृपया आप जो भी प्रश्न पढ़ते हैं उससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं उसे भी जोड़ें, उससे लिंक करें। ठीक है दोस्त, ताकि आप अधिक से अधिक इंप्रूव हो सकें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस स्थान पर लागू किया गया था दोस्त? तो देखिए अभी मैं पिछले जो प्रश्न था उसमें इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, और देखिए वही प्रश्न आगे जाके बन चुका है। तो क्या आसान नहीं हुआ? आसान आपके लिए हुआ कि नहीं कि आप इसका आंसर आसानी से दे सकें? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजस्थान के नागौर जिला। तो कृपया आप इसी तरह जो है लिंक करके पढ़िए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सोच सकें। आप यदि भूल भी जाएं तो कृपया आप लिंक करके अपने आंसर को, या जो आंसर के अंतर्गत है, आंसर के नज़दीक पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या कितनी है? तो दोस्त भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या कितनी है? वो है 12। आप ध्यान रखिएगा, जो भी वर्तमान में भारतीय संविधान जो है उसमें सूचियों की संख्या कितनी है? तो वह है 12। साथ ही दोस्त जिस समय संविधान बना था उस समय मूल जो सूचियों की संख्या थी वो थी 8। आप ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में सूचियों की संख्या थी 8, परंतु 42वां संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या कितनी है? तो 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 12। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। परियोजना व्यक्तिगत आय, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये क्या है दोस्त? तो परियोजना व्यक्तिगत आय ये क्या होती है? तो ये होता है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष आय। आप ध्यान रखिएगा, परियोजना व्यक्तिगत आय क्या होता है? तो ये क्या होता है दोस्त? व्यक्तिगत आय मतलब आपका जो व्यक्तिगत आप जो इनकम कमाते हैं, जो आय करते हैं, उसमें से यदि आप जो प्रत्यक्ष आय है, जो मान लीजिए इनकम टैक्स, ये क्या है? प्रत्यक्ष आय है, जो आप सरकार को डायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो वो अगर आप माइनस कर दें तो उसे कहते हैं परियोजना व्यक्तिगत आय। आप ध्यान रखिएगा, परियोजना व्यक्तिगत आय क्या है? तो व्यक्तिगत आय में से यदि आप प्रत्यक्ष आय को घटाइएगा तभी निकल पाएगा परियोजना व्यक्तिगत आय। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष आय।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो दोस्त द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था किस मॉडल पर आधारित था दोस्त? ये था महालोनोबिस मॉडल पर। आप ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये द्वितीय किस पर आधारित था, कौन सा मॉडल पर? महालोनोबिस मॉडल पर। हाँ तो दोस्त मैं बता रहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो ये था महालोनोबिस मॉडल पर। आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त यदि आपसे पूछे कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये किस मॉडल पर आधारित था, ये था हेराल्ड मॉडल। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, वो था हेराल्ड मॉडल। परंतु द्वितीय पूछे तो वह है महालोनोबिस मॉडल। साथ ही दोस्त जो प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी ये कब स्टार्ट हुई थी? तो दोस्त ये स्टार्ट हुआ था 1951 में। आप ध्यान रखिएगा, हर 5 साल में ये योजनाएं लागू होती थी। तो दोस्त जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो कब तक था? तो 1951 से 56 तक। साथ ही दोस्त जो प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी वह मुख्य रूप से किस पर आधारित था, यानी कि उसमें किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तो वो दिया गया था कृषि पर। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर अधिक जोर दिया गया था? तो वो था कृषि पर। अब बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ये किस पर दिया गया था? ये दिया गया था उद्योग पर। जो मैन्युफैक्चर होते हैं, उद्योग होते हैं, इंटरप्राइजेज चीज़ें होते हैं, उस पर अधिक जोर दिया गया था। साथ ही दोस्त जो हरित क्रांति आई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था? तो ये आया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1966 में। तो जितने भी प्रश्न बनते हैं पंचवर्षीय योजना से उसे याद कर लें। इससे तो मैं खास पंचवर्षीय योजना से जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं उसका भी टॉपिक मैं लेकर आऊँगा एक बार। तो कृपया मैं बताना चाहता हूँ कि इससे आप लिंक करके पढ़ें जिससे कि आपको अधिक फायदा हो। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? महालोनोबिस मॉडल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। गिफिन वस्तुएं क्या होती है? तो दोस्त गिफिन वस्तुएं जिससे आप घटिया वस्तु बोलते हैं, तो इसमें क्या होती है? इसमें एक उत्पाद जिसकी खपत मूल्य में वृद्धि होने के साथ बढ़ती है। इसमें क्या होता है दोस्त? कोई प्रोडक्शन चीज़ें या प्रोडक्ट या उत्पाद मान लीजिए जिसकी खपत जो एक्सपेंडिचर प्राइस होती है उसमें वृद्धि होने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। तो आप ध्यान रखिएगा, गिफिन वस्तुएं क्या होती है? एक उत्पाद जिसकी खपत मूल्य में वृद्धि होने के साथ बढ़ती है, इसे घटिया वस्तुएं भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एक उत्पाद जिसकी खपत मूल्य में वृद्धि होने के साथ बढ़ती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। कौन सा वक्र रोजगारी और जॉब वैकेंसी के दर के बीच संबंध का त्रिमितीय प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, बेब्रिज का वक्र, जो बेब्रिज है उसका वक्र रोजगार और जॉब वैकेंसी जो सरकारी नौकरी होती है उसके दर के बीच संबंध का त्रिविमीय प्रतिनिधित्व करता है। आप ध्यान रखिएगा, जो बेब्रिज वक्र है वो रोजगारी और सरकारी नौकरी के बीच संबंध का त्रिविमीय प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बेब्रिज का वक्र। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। संतुलन मूल्य क्या होती है? तो दोस्त संतुलन मूल्य से आप समझ सकते हैं संतुलन का मतलब क्या? बैलेंस बनाना। तो बैलेंस का मतलब क्या हुआ? कि दोनों चीज़ बराबर हो। बैलेंस का मतलब ही होता है कि आप दोनों तरफ किसी भी चीज़ को बराबर कर लें, समान कर लें। तो संतुलन मूल्य क्या होती है? संतुलन मूल्य होती है मांग की मात्रा और आपूर्ति का मात्रा बराबर हो। मतलब जितना मांग हो रहा है उस प्रकार से आपूर्ति भी हो, मतलब प्रोडक्शन भी हो उस चीज़ का, तो उसे कहते हैं हम संतुलन मूल्य। आप ध्यान रखिएगा, संतुलन मूल्य क्या होती है? मांग की मात्रा और आपूर्ति का मात्रा बराबर हो। मतलब जितना डिमांड हो रहा है उस प्रकार से उसे पूर्ति भी किया जा रहा है, यानी उस प्रकार से उसे दिया भी जा रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ संतुलन मूल्य। तो आप ध्यान रखिएगा, संतुलन मूल्य क्या होती है? मांग की मात्रा और आपूर्ति का मात्रा बराबर होना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो दोस्त टिहरी बांध, जो टिहरी बांध बनाया गया है ये किस नदी पर बनाया गया दोस्त? ये बनाया गया भागीरथी। आप ध्यान रखिएगा, जो भागीरथी नदी है इसी पर टिहरी बांध बनाया गया है। आप पूछे ये किस राज्य में स्थित है? भागीरथी नदी किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड। आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो भागीरथी नदी है इसी पर टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध कहाँ है दोस्त? यह है उत्तराखंड में। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भागीरथी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है?
तो दोस्त हिंद महासागर जो है इसकी सबसे गहरी खाई कौन सी है दोस्त? यह है जावा ट्रेंच। आप ध्यान रखिएगा, जो जावा ट्रेंच है वो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? जावा। इसका आंसर क्या था दोस्त? जावा ट्रेंच। तो ध्यान रखिएगा, जावा ट्रेंच। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। किस देश को गोल्डन पेगोडा की भूमि कहा जाता है? तो दोस्त म्यांमार, जो म्यांमार है, म्यांमार को गोल्डन पेगोडा की भूमि कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? म्यांमार। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि किस देश को गोल्डन पेगोडा की भूमि के नाम से जाना जाता है तो वह है म्यांमार। ठीक है दोस्त, साथ ही थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो वह है भूटान, इसके उपनाम है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 29। हिमालय की बाहरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो दोस्त हिमालय, जो हिमालय है उसकी बाहरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो वह है शिवालिक। आप ध्यान रखिएगा, तो शिवालिक है उसे हिमालय की सबसे बाहरी सीमा कहा जाता है, या सबसे बड़ी जो सीमा भी है वो शिवालिक को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शिवालिक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है? तो दोस्त पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है ये कहाँ होता है? ये होता है नीलगिरी पहाड़ियाँ। आप ध्यान रखिएगा, नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं उसी के बीच पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। अब बात की जाए दोस्त नीलगिरी पहाड़ियाँ ये कहाँ अवस्थित है, कौन सा राज्य में? तो यह है तमिलनाडु में। आप ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? यह है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अब मुझे उम्मीद है, क्योंकि पहले भी पसंद आ रहा था और आज भी आया होगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न थे वह काफ़ी इंपॉर्टेंट थे सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया दोस्त, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकें। और दोस्त, यदि आप हमारे जितने भी पुराने वीडियो हैं चैनल पर यदि आप नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे प्लेटफॉर्म जो है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, उस पर जाएं और जो भी पुराने वीडियो हैं उसे देखें। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर का सेशन है उसके साथ अवश्य जुड़ें, क्योंकि आज करंट अफेयर का ट्रेंड बन चुका है सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो बड़ी एग्जाम हो या छोटी एग्जाम, सभी के लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। करंट अफेयर से दोस्त आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो हाल में बीती हुई बातें या चर्चा की गई बातों से आप अपडेट रहेंगे। तो कृपया, आप पढ़ने वाले लड़के हैं तो कृपया आप जो भी न्यूज़ होते हैं उससे अपडेट रहें। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।